हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। इस चैनल पे आपको फिजिक्स की क्लास होती है, आपको फिजिक्स की क्लास मिलती है। आप लोग बेसिक क्लास के अंतर्गत आप लोग फंडामेंटल चीज़ें पढ़ चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को पढ़ा। अब हम लोग जो है आगे के टॉपिक देखते हैं, जो है स्केलर एंड वेक्टर का। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्केलर एंड वेक्टर का। आज हम उसका इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे, बेसिक क्लास होगा ये। इस इंट्रोडक्शन के क्लास में हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि स्केलर एंड वेक्टर होता क्या है। आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्रेस करने के लिए जिस टर्म का यूज करते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, उसके साथ साथ उसके यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। उससे पता चलता है कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ये चीज़ें तो आपको पहले से पता है कि फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद उसकी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसके लिए आपने लिखता है जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल किए उसका मैग्नीट्यूड, उसके साथ डिस्टेंस का जो यूनिट होता है, मीटर लिखते हैं तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी हो। जैसे मास की बात करते हैं तो 5 kg, 7 kg, इस तरह से। लेकिन कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसमें यूनिट के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ कुछ और चीज़ की जरूरत पड़ती है, जो है डायरेक्शन। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें डायरेक्शन रिक्वायरमेंट होते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। बात यहाँ से क्लियर हो गई। वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो स्केलर क्वांटिटी पहले किसको कहते हैं, इसे देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी which has only magnitude is called स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसमें क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, मतलब मात्रा, अमाउंट। एग्जाम्पल की बात अगर करें, जैसे कि आप मान लिया जाए 5 kg, आप लोग एप्पल की बात कर लेते हैं। तो 5 kg एप्पल कहने का मतलब हुआ कि इसमें 5 kg एप्पल, दैट मीन्स अमाउंट है उसका 5, उसका kg यूनिट हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, और kg मतलब उसके यूनिट हुए। तो इस तरह से 5 kg एप्पल कह सकते हैं, 2 मीटर लेंथ। ये एक इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है, सिर्फ डायरेक्शन की कोई बात नहीं है। आप जैसे मान लिया जाए आप कह सकते हैं स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मास स्केलर क्वांटिटी है। टाइम स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सारे क्वांटिटी जो होते हैं स्केलर क्वांटिटी है, जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, उसमें डायरेक्शन कुछ नहीं होता। तो आपने जाना मास, टाइम, एक्सेलरेशन नहीं, मास, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये सारे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास में क्या है, मास की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए 5 kg, 7 kg, 10 kg, 10 ग्राम, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद टाइम में 5 सेकेंड, 5 आवर, 10 आवर, इस तरह से। डिस्टेंस 5 मीटर, तो ये सारी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ क्या होते हैं, स्पीड होता है, स्पीड कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी में, मिस्टेक हो जाता है। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है। अब स्केलर क्वांटिटी को हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा से सॉल्व करते हैं। स्केलर क्वांटिटी
be solved by ordinary algebraic method। अब जैसे मान लिया जाए आपने 5 kg एप्पल प्लस 2 kg एप्पल, आप आसानी से कह देंगे 7 kg एप्पल। फाइव सेकेंड प्लस 7 सेकेंड, आप आसानी से इसे ऐड कर पा रहे हैं। तो इस तरह से स्केलर क्वांटिटी को जो आप अलजेब्रा अभी तक पढ़ते आए हैं उससे हम आसानी से ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अलजेब्रा का जो एक नॉर्मल जो मेथड्स हैं उसका यूज करते हैं इसमें स्केलर क्वांटिटी में। अब हम उस क्वांटिटी को देखते हैं। अब हम उस क्वांटिटी को देखते हैं, एक अलग क्वांटिटी जो कि वेक्टर है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है आपके क्लास 11th और 12th में। तो हम इस क्वांटिटी के बारे में आप देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, हाँ आपको मैं बता दूं स्केलर का हिंदी होता है अदिश और इसका हिंदी होता है सदिश। नाम से ही पता, अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं हो, दिशा रहित, सदिश मतलब दिशा सहित। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी which has magnitude and direction both is called जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लिया जाए कोई बच्चा 6 मीटर चला और उसके बाद 8 मीटर चला। आप देखिए 6 मीटर चला इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का नाम ईस्ट, और ईस्ट में ही चला 6 मीटर। ठीक है, आपको मैं बता दूं डायरेक्शन, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है ईस्ट। आपको मेनली यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होना इंपॉर्टेंट। तो अब देखिएगा इसका टोटल जो ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस की बात कीजिएगा तो कितना होगा, 6 मीटर प्लस 8 मीटर, 14 मीटर। किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। आप यहाँ पर देखिए 6 मीटर ईस्ट लिखने का मतलब हुआ यहाँ पर 6 मीटर ईस्ट, यहाँ पर 6 मीटर तो मैग्नीट्यूड हो गया ईस्ट। किसको बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। तो मतलब वैसे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। 8 मीटर ईस्ट कहने का मतलब हुआ 8 मीटर तो मैग्नीट्यूड हो गया और उसके साथ साथ डायरेक्शन है, तो 14 मीटर ईस्ट में चला। अब देखिए यहाँ पर अगर ये बंदा 6 मीटर चला ईस्ट में और 8 मीटर वेस्ट में चला, फिर यहाँ से क्या किया, अब आप कहिएगा टोटल डिस्टेंस कितना किया कवर। डिस्टेंस की बात कीजिएगा और किस पोजीशन में से मान लिया जाए ए से बी की तरफ 6 मीटर चला, फिर वहाँ से आप क्या चलाया, लौट करके रिवर्स हो करके ये ईस्ट में था और यहाँ से चलाया वेस्ट में। अब कहिएगा
टोटल लेंथ वह कितना ट्रेवल किया, कह सकते हैं। तो टोटल लेंथ की बात कीजिएगा तो आप कहिएगा 6 मीटर प्लस 8 मीटर 14 मीटर, यहां पर भी 14 मीटर आया। लेकिन आप किस डायरेक्शन में है और कितना मिनिमम लेंथ ट्रेवल किया और वह किस पोजीशन पे है, अगर आप कहिएगा डायरेक्शनली बात कीजिएगा तो ये क्या होगा 6 मीटर माइनस 8 मीटर यानी कि -2 मीटर। 2 मीटर किस डायरेक्शन में, माइनस क्या बताएगा, या ईस्ट में चला था लेकिन वेस्ट में चला गया, माइनस बताता है कि यह जो ओरिजिनल जिस डायरेक्शन में चला था उससे वेस्ट में, यानी कि अब उसका डायरेक्शन क्या है, वेस्ट में। तो ये क्या बताता है, -2 मीटर है, किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे क्या होगा -2 मीटर ईस्ट, मतलब ईस्ट से 2 मीटर पीछे, मतलब जहाँ ईस्ट में जिस डायरेक्शन में थे और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था चलना, वहाँ से 2 मीटर हम कहाँ चले गए, पीछे चले गए, वेस्ट डायरेक्शन में चले गए। तो ये हमें क्या बताता है, वेक्टर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन का पता चलता है, डायरेक्शन होते हैं उसमें। तो इस तरह से अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल देखते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी में आप देखिए आपको चला आएगा डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। एक्सेलरेशन, फोर्स, उसके बाद आप कह सकते हैं टाउ, ये सारे क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल है। 5 किलोमीटर वेस्ट कह सकते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल है, ठीक है। 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट कह सकते हैं। इस तरह से ये सारे किसी वेक्टर क्वांटिटी मेनली है कि इसमें क्या है, 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हुआ और ये डायरेक्शन हुआ। तो आपने जाना, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, वेक्टर क्वांटिटी का जो ऑपरेशन होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो वेक्टर या जो है वेक्टर क्वांटिटी फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आप स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है दोनों के बीच में, कि स्केलर क्वांटिटी जो होता है वह ऑर्डिनरी अलजेब्रा का फॉलो करता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज करता है, फॉलो करता है किस लॉ को, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। जैसे आप मान लिया जाए यहाँ पे मैं एक 2 टर्म ले रहा हूँ, डिस्टेंस, आप थोड़ा सा आइडिया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। एक मैं एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर देखते हैं क्या क्या होता है। इसको आप समझ, इसको नोट कर सकते हैं आप। चलिए अब हम दिखाते हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर एक 6 मीटर चल करके ये बंदा ओ से ए तक आए, उसके बाद यहाँ बी पर आया 8 मीटर। अब बात कीजिएगा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर बात कीजिएगा तो 6 मीटर प्लस 8 मीटर आप ऑर्डिनरी जोड़ दीजिए, आपको ये आ गया। बट इसके डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, ये होगा ए से बी की तरफ, यानी कि इसके डिस्प्लेसमेंट की बात कीजिएगा
डिस्प्लेसमेंट को आप नॉर्मली नहीं निकाल सकते, आप अब इसे ऐड नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, ये 90 है तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 10। तो डिस्प्लेसमेंट आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से निकालते हैं, वेक्टर लॉ का फॉलो करता है, इसलिए डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। तो आपने समझ गया कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो जो करता है तो उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जो नहीं करता है उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। भी आप डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, फिर भी वह वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसके पास में मैग्नीट्यूड भी है प्लस में डायरेक्शन भी है, या वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, या वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? इट डज नॉट फॉलो, इट does not follow vector law of addition। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहने से मतलब आप कह सकते हैं कि बाय ज्योमेट्रिकली हम उसको सॉल्व करते हैं। ज्योमेट्री में आप एंगल कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। एंगल कैलकुलेट करना दैट मीन्स डायरेक्शन कैलकुलेट करना, डायरेक्शन को सामने लाना, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए सवाल को सॉल्व करना, दैट मीन्स ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो ये चीज़ें हैं। अलजबरा में आप स्केलर क्वांटिटी को आप आसानी से आप सॉल्व कर देते हैं, लेकिन इसमें आप डायरेक्शन को ख्याल रखते हुए, एंगल को ख्याल रखते हुए, वो सारी चीज़ को ख्याल रखते हुए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, जैसे मान लिया जाए ये है और ये यहाँ से मान लीजिए 6 एम्पियर करंट है, यहाँ से 2 एम्पियर करंट है, इस डायरेक्शन में आपको 8 एम्पियर करंट जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे एंगल कितना ये मैटर नहीं करता, डायरेक्ट 6 + 2 आप जोड़ दिए 30 है। मान लीजिए आप एंगल चेंज भी कर दीजिएगा इसके बीच में, यहाँ पर 4 मीटर है, यहाँ पर 3 मीटर है, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ 60 डिग्री एंगल है तो ये कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। तो ये एंगल पर डिपेंड नहीं करता, ना डायरेक्शन पे, डायरेक्शन तो है इसके पास में, बट ये क्या करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो नहीं करता। एंगल होने के बावजूद भी एंगल को आपने कैलकुलेशन में यूज नहीं किया, क्योंकि यह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो नहीं करता। तो सबसे मेन डिफरेंशिएशन क्या है उसको हम आप थोड़ा सा देख लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो मेनली आप डिफरेंशिएट करने के लिए एक पैमाना है कि जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो करता है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जो नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इससे मतलब ऐसा नहीं कहने का मतलब है कि जो क्वांटिटी वेक्टर होगा, ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि जिसके पास में डायरेक्शन है वो वेक्टर हो जाएगा। जिसके पास में डायरेक्शन है वो जरूरी नहीं है कि वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर होने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो करना पड़ेगा, ये जरूरी है। ऐसा नहीं है कि स्केलर और वेक्टर का डिफरेंशिएशन का पैमाना सिर्फ डायरेक्शन है, डायरेक्शन नहीं है, बल्कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो करना है। जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा वह वेक्टर होगा, जो नहीं करेगा वो नहीं होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन होने के बावजूद भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो नहीं करने के कारण यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। चलिए अब हम देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। आप डिफरेंशिएट समझ गए होंगे। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होते हैं ओनली। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। उसके साथ साथ यह ऑर्डिनरी अलजेब्रा का फॉलो करता है या क्या करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो करता है। तो ये डिफरेंशिएट थे दोनों के बीच में। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन
ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंट करने का वेक्टर का तरीका क्या है? आपने जाना कि वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना नेसेसरी है, उसके साथ साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो करना चाहिए। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना नेसेसरी है। तो इस बात को हम जैसे मान लिया जाए एक ए से बी की तरफ डायरेक्टेड किए, सपोज कीजिए ये लेंथ आपको दिया हुआ है 5 मीटर, लेकिन ए बी इज इक्वल टू अगर 5 लिख दें, 5 मीटर, तो आप कहिएगा सर ये इसका लेंथ है। हाँ बिल्कुल लेंथ है, ए और बी के बीच का लेंथ हमने क्या लिया है? 5 मीटर लिया। लेकिन हम इसको वेक्टर कैसे बनाएं? तो आप कहिएगा आपको पता नहीं है कि ए से बी है या बी से है, आप ए से बी के लिए एरो का साइन देते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं? ए बी वेक्टर। अब जब एरो का साइन आप दे दिए तो इस पॉइंट को आप कहिएगा टेल, मतलब जहां से पॉइंट स्टार्ट होता है, टेल कहिए या इनिशियल पॉइंट कहिए। बात क्या है, समझ में आ रहा? जहां से कोई लाइन स्टार्ट होती है, जहां से कोई वेक्टर स्टार्ट होता है उसे कहते हैं टेल, और जहां पर एंड होता है उसे कहते हैं हेड। क्या कहते हैं? हेड, यानी कि उसको कहते हैं फाइनल पॉइंट। बात क्लियर है यहां तक? जहां बात समझ में आ गई? मतलब जहां से पॉइंट स्टार्ट हुआ उसे कहते हैं टेल या इनिशियल पॉइंट, और जहां पर खत्म होता है उसे कहते हैं फाइनल पॉइंट। यानी कि इस वेक्टर को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ए से बी, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कहने का मतलब, ए बी वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है तो हम ए से बी की तरफ है। जैसे मान लिया सी डी लिखा हुआ है, इसका मतलब सी से डी की तरफ। डी सी लिखा हुआ है तो डी से सी की तरफ, डी से सी की तरफ, जो जिधर जिधर एरो, जो लास्ट में एरो है उसकी तरफ। तो इस तरह से हेड यहाँ पर आपका जैसे सी डी कहा गया, तो सी जो पॉइंट होंगे वह टेल होगा, डी होगा हेड। जैसे एम एन वेक्टर है तो एम इसका क्या है? टेल, और एन क्या है? हेड। यहाँ पर देखिए ये क्या है? टेल, और ये है हेड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। वेक्टर जैसे मान लीजिए किसी को रिप्रेजेंट करना है, तो अब हम ए बी वेक्टर इक्वल टू 5 मीटर, जैसे मान लीजिए एक लेंथ दिया है पी क्यू, तो यहाँ पर पी इसका लेंथ है, तो पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा? अगर हम पी क्यू वेक्टर लिखें तो ये होगा पी, इसको हम पी वेक्टर भी लिख सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड। तो अब पी वेक्टर के अंदर क्या है? पी इसका मैग्नीट्यूड है। यह क्या बताता है? डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, यह क्या बताता है? डायरेक्टेड को, किधर डायरेक्ट कर रहा है वेक्टर, किधर उसकी डायरेक्शन। अब हम ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि वेक्टर को डिटरमाइन करने के, वेक्टर को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? एरो का प्रयोग करते हैं। एरो क्या बताता है? वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है, कोई भी लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन को बताता है कि वो कुछ डायरेक्शन में। जैसे आपको मैंने बताया कि 5 किलोमीटर साउथ की तरफ आप कहते हैं, तो ये आपने डायरेक्शन यहाँ पर लिख दिया, मेंशन कर दिया, लेकिन एरो के जरिए हम पता करते हैं कि डायरेक्शन उसका क्या है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का क्या है, हम क्या करते हैं? उस पर एरो का चिन्ह देते हैं। बात समझ में आ गया? ए बी वेक्टर लिखना है। अब हम ए बी वेक्टर का मॉड निकाल दें। ए बी वेक्टर के मॉड को हम लिख सकते हैं ए बी। दैट मीन्स कोई भी वेक्टर का मॉड, इसको पढ़ते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए बी वेक्टर। तो मॉड्यूलस ऑफ ए बी वेक्टर क्या देगा? ए बी देगा, जो कि मैग्नीट्यूड है। क्या है? किसी वेक्टर का मॉड करने के बाद क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड मिलता है। तो ये क्या हो गए? मैग्नीट्यूड हो गए। तो हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम उसका क्या करेंगे? मॉड कर देंगे। तो आपने जाना
इसकी हेड और टेल से डिनोट करते हैं वेक्टर को। एक बार इसको समझ लीजिए, पी क्यू है, यानी कि हम इसको लिखते हैं पी क्यू, ये 5 मीटर है, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 5 मीटर है। तो इसके मैग्नीट्यूड हुए। अब पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ इसमें डायरेक्शन की बात नहीं होगी, इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड को, ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ आप इसमें डायरेक्शन हट गया। जैसे मान लीजिए आप समझ लीजिए 2 किलोमीटर एक वेक्टर है ए, जो कि 2 किलोमीटर ईस्ट के डायरेक्शन में है। सपोज दैट ये वेक्टर लिखा हुआ है 2 किलोमीटर ईस्ट। अब ए का मैग्नीट्यूड कर देंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा, डायरेक्शन हट जाएंगे। इसको हम सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, आप ये ए के भी बराबर होगा, या फिर उसका मॉड कर दीजिए या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए। तो डायरेक्शन को हटा करके जो लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं तो उस पर एरो का चिन्ह देना पड़ता है। जैसे मान लिया जाए 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर साउथ वेस्ट। अब हम इसके मैग्नीट्यूड को लिखें इस वेक्टर का, जैसे मान लीजिए पी वेक्टर हमको दिया हुआ है सपोज दैट, तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड रखिए, 15 मीटर पर सेकेंड, ये क्या होगा, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। और ये लग गए तो ये क्या हो गए, डायरेक्शन हो गए। बात क्लियर है, आपने ये चीज़ समझ गया। अब आगे देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे करता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, या फिर कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहली बात तो ये समझिए, एक बार हम डायरेक्शन को समझ लेते हैं। डायरेक्शन में ये क्या है, नॉर्थ, ये है, इसको एन से लिखेंगे, साउथ एस, ईस्ट ई, वेस्ट डब्लू। अब हम डायरेक्शन की बात करें तो ये नॉर्थ हुआ, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब हम यहाँ से आप देखते हैं ये सारे एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर हम ठीक इसके बीचों बीच 45 डिग्री पर जाएं, इसका नाम होगा नॉर्थ ईस्ट। अगर कोई वेक्टर है नॉर्थ ईस्ट, अगर ये 45 का एंगल होगा, अगर इसके ठीक बीचों बीच जाएं, इसका नाम होगा साउथ ईस्ट। अब हम इसके ठीक बीचों बीच जाएं, इसका नाम होगा 45 पर ही जाएं, इसका नाम होगा साउथ वेस्ट। और इसके 45 पे जाएं तो इसका नाम क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से आपने 45 ठीक बीचों बीच जाएंगे तो उसका नाम इस तरह से होगा। आप इसको एन ई भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एस ई लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एस डब्लू लिख सकते हैं, इसको एन डब्लू लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है,
क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 2 किलोमीटर NE। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहता है 2 किलोमीटर, यहाँ से 45 डिग्री पर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर का। यहाँ पर हम मान लेंगे 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, इसके बीच का जो लेंथ होगा जो भी यूनिट होंगे उसके बाद होगा 1 किलोमीटर। इस तरह से मान लेंगे जो भी होगा 2 किलोमीटर हो गया। तो इस तरह से जैसे मान लिया जाए रिप्रेजेंट करने के लिए कहा देता 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर 7 किलोमीटर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कहने का मतलब हुआ ये, इसके बीचों बीच ये हो जाता 7 किलोमीटर का। तो इस तरह से आपने रिप्रेजेंट करना सीखा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 40 मीटर पर सेकेंड, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहने का मतलब हुआ ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ। इसका मतलब क्या हुआ, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, हमें क्या कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड, तो 40 मीटर पर सेकेंड कहाँ से, ईस्ट से। ईस्ट हमारा ये है नॉर्थ की तरफ, किसके तरफ, नॉर्थ की तरफ। ये हो जाएगा इसके साथ कितना का एंगल बनाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, इसको ओ ले लीजिए, तो ये वेक्टर हो जाएगा ओ ए इक्वल टू कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ले लीजिए कि 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 40 मीटर, सॉरी 40 मीटर कहते हैं 10 मीटर पर सेकेंड ले लीजिए सपोज दैट। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से आपको कहता 60 मीटर पर सेकेंड 75 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट का साउथ। ठीक है, मतलब 75 डिग्री वेस्ट से साउथ जाना है। दैट मीन्स हमारा क्या होगा, यहाँ से 75 किधर 60 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कुछ इस तरह का होगा, ये एंगल होगा 75 का। ठीक है, ये हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड साउथ ऑफ वेस्ट। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंटेशन में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मिटा दें इसको। चलिए आगे, अब आपने वेक्टर में अभी तक रिप्रेजेंट करना सीखा। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंसेज हैं, इसको आपने सीखा। इसके बाद अब आगे चलते हैं कि वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं। पहले वेक्टर के टाइप्स को जान लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ वेक्टर।
टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला टाइप आप दीजिए लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर किसको कहेंगे? which has same direction। अब डायरेक्शन सेम होगा, जैसे मान ले वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए हुआ, यही वेक्टर बी है, यही वेक्टर सी है, इस तीनों का डायरेक्शन देखिए सेम है, वैसे वेक्टर को क्या कहेंगे? लाइक वेक्टर कहेंगे। जैसे ये वेक्टर है, ये हमारा पी वेक्टर है, ये हमारा क्यू वेक्टर है, ये हमारा क्या है? आर वेक्टर। देखिए तीनों का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन सेम है, उसको हम क्या कहेंगे? लाइक वेक्टर कहेंगे। जैसे मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर ईस्ट हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर ईस्ट हो गया, इसको क्या कहेंगे? लाइक वेक्टर। जिसका डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, उसको हम क्या कहेंगे? लाइक वेक्टर कहेंगे। चलिए ये बात समझ में आ गई। आगे अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर में क्या होगा? डायरेक्शन डिफरेंट होंगे। अब मान लीजिए इसका डायरेक्शन एक ए बी वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर हो जाएगा। अब इसको कर दीजिए ए से बी, अब क्या हो गया? ये हो गया बी ए वेक्टर, ये भी वेक्टर था, ये बी ए वेक्टर हो गया। तो इस ए बी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर आर अनलाइक वेक्टर। ठीक है, चलिए, मतलब डायरेक्शन डिफरेंट होना चाहिए, उसको कहते हैं। चलिए अब आगे हेडिंग देते हैं। इक्वल वेक्टर। टू वेक्टर्स आर इक्वल कब होगा? जब उसके मैग्नीट्यूड क्या होंगे? मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। और दूसरी बात, डायरेक्शन इन सेम साइड, मतलब डायरेक्शन भी क्या हो? सेम हो। जैसे मान लिया जाए एक वेक्टर है 2 मीटर और एक वेक्टर है ये भी इधर की तरफ ही 2 मीटर, तो ये हो गया ए बी वेक्टर और ये सी डी वेक्टर। तब हम कहेंगे ये दोनों क्या है? ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर। क्या हम इसको कहेंगे क्या? 2 मीटर है, इसका डायरेक्शन है 4 मीटर इधर की तरफ, तो ये दोनों क्या होंगे? ये हम वेक्टर कह सकते हैं, इसको हम कहें वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉट इक्वल वेक्टर। सबसे पहली बात, इसका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, डायरेक्शन भी डिफरेंट है, तो हम इसको नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसको इक्वल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट।
में है वेलोसिटी, v1 जैसे है, और v2 जो है 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। ये भी इक्वल वेक्टर नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है, v1 एंड v2 आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड तो सेम है, सॉरी डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट, ये भी इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। अब मैं बात करता हूं एक और चीज पे, जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एक फिजिकल क्वांटिटी भी उसकी सेम होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट, क्या ये सेम इक्वल वेक्टर्स होंगे? नो। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यह मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। तो दो वेक्टर्स के इक्वल होने का आपने देखा क्या क्या शर्त था। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा? मैग्नीट्यूड उसके क्या होंगे? सेम होगा। डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। जैसे मान लिया जाए ए बी वेक्टर है और बी ए वेक्टर। ए बी वेक्टर कहने का मतलब हुआ ए से बी की तरफ, बी ए वेक्टर कहने का मतलब हुआ इसी में आप कह सकते हैं ए से बी है तो इसका डायरेक्शन ये होगा। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात कीजिएगा तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? बी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन इसके डिफरेंट। अब हम इसको लिख सकते हैं ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए वेक्टर, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि कोई भी वेक्टर को अगर आपका डायरेक्शन उसका उल्टा है तो उसको सीधा करने के लिए उस वेक्टर के आगे में माइनस लगा दीजिए। ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर का माइनस कहने का मतलब क्या हुआ? बी ए वेक्टर का माइनस क्या बताता है? डायरेक्शन को बताता है। बी ए वेक्टर यानी कि ये हमारा बी ए वेक्टर है, इसका हमने माइनस किया तो हमें क्या प्राप्त हो गया? ए बी वेक्टर प्राप्त हो गया। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड उसके क्या होंगे? सेम होंगे। डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। जैसे मान लीजिए 2 किलोमीटर ईस्ट और 2 किलोमीटर वेस्ट, ये क्या है? मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हुए? निगेटिव वेक्टर्स हो गए। बात समझ में आ गई? ये सारे मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे, डायरेक्शन क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो उसके क्या, उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव वेक्टर। ये दूसरा था। चलिए अगला हेडिंग दीजिए। तीसरा वेक्टर देखते हैं। कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब होगा वैसा वेक्टर जो एक लाइन में हो। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये एक लाइन में है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर वेक्टर। ऐसा वेक्टर क्या हो जो एक लाइन में हो, उसे क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। ठीक है। विच
lies on same line, which lies on same line is called collinear vector. चलिए आगे देखते हैं, कोप्लेनर वेक्टर देखते हैं। मिटा दें इसे। आगे देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब होता है which lies in same plane is called कोप्लेनर वेक्टर। अब देखिए सेम प्लेन, प्लेन कहने का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन। आपने जैसे मान लिया जाए कोऑर्डिनेट, ये एक प्लेन हुआ, इस प्लेन में तो जो लाई करता है सेम प्लेन में, तो आप देखिए दो वेक्टर्स हमेशा जो है सेम प्लेन में रहते हैं। आपको किसी तरह से दो वेक्टर लीजिए, आपको क्या होगा, सेम इस प्लेन में है, इस प्लेन में, इस तरह से, तो आपको दो वेक्टर्स हमेशा आपको सेम प्लेन में दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज इन सेम प्लेन। किसी तरह से आप दो वेक्टर्स को लीजिएगा तो आपको हमेशा वो सेम प्लेन में दिखाई पड़ेंगे। जैसे आप देखिए इसको, इस तरह से आपने लिया, ये एक प्लेन हो गया, इस प्लेन में है, आप देखिए इस प्लेन में, इस तरह से आप लेते हैं, ये भी एक प्लेन है, इस तरह से आपने लिया, ये एक प्लेन है। तो दो वेक्टर्स हमेशा क्या आएंगे, एक प्लेन में आएगा। बट थ्री वेक्टर्स की बात आप कीजिएगा, थ्री वेक्टर्स मे और मे नॉट बी इन सेम प्लेन। मतलब थ्री वेक्टर्स प्लेन में रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। अब जैसे ये तीन वेक्टर्स हैं, एक और जैसे इसको देखिए, ये देखिए आपको तीन प्लेन्स में दिखाई दे रहा है। ठीक है, थ्री वेक्टर्स। अब ऐसे बात कीजिए, ये तीनों देखिए एक प्लेन में आ गया, थ्री वेक्टर्स। तो थ्री वेक्टर्स प्लेन में रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, बट दो वेक्टर्स क्या होगा, हमेशा क्या होगा, सेम प्लेन में होंगे। तो कोप्लेनर वेक्टर हो गया। इसके कंडीशन भी पढ़ाएंगे आगे चल के, कोप्लेनर के लिए क्या कंडीशन है। चलिए, आपने देखा कोप्लेनर वेक्टर, लीनियर वेक्टर। आगे आप देखिए पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर देखते हैं। पैरेलल वेक्टर उसको कहेंगे जब दो वेक्टर्स, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, उसके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। उसके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो उस वेक्टर को क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर कहेंगे। ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर। ए एंड बी आर क्या है, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, इसके लिए कंडीशन भी होता है, वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। ये आप कंडीशन है, इस कंडीशन को अगर फॉलो करता है तो वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होता है। तो वेक्टर्स क्या है, यहाँ पर आपको टू वेक्टर्स पैरेलल होंगे, उसके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर।
एंटी पैरेलल वेक्टर। तो एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होगा, एक उसके बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसका डायरेक्शन इधर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर। अब आगे देखते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। आगे हेडिंग दीजिए ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। वैसे वेक्टर क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर। वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर है, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं। उस दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा यहाँ पर क्या है 90 डिग्री। हम उस दोनों वेक्टर को क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर ऑफ ईच अदर। बात क्लियर है। चलिए, समझ में आ रहा होगा वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं। चलिए, ये आपने देखा ऑर्थोगोनल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। चलिए, अब आगे देखते हैं एक इंपॉर्टेंट वेक्टर, कनकरेंट वेक्टर। कनकरेंट वेक्टर उसको कहते हैं जो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो। जैसे ये वेक्टर ए हुआ, वेक्टर बी हुआ, वेक्टर सी हुआ, ये तीनों देखिए इंटरसेक्ट कर रहा। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कनकरेंट वेक्टर। या फिर इंटरसेक्ट करता हो, या फिर उसका लाइन ऑफ कांटेक्ट जो होगा, इम्पैक्ट जो होगा उसका करता हुआ प्रतीत हो। जैसे मान लिया एक वेक्टर ये है, इसको आप, ये वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। तो इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखिए, एक जगह यहाँ पर करता हुआ दिख रहा है, कट करता हुआ। ये भी वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे तीसरे के कनकरेंट होंगे। तो इस तरह से आपने कनकरेंट वेक्टर समझ गए। तो आगे देखते हैं, अगला वेक्टर है एक इम्पॉर्टेंट वेक्टर जिसका आपको जरूरत पड़ेगा, वह है यूनिट वेक्टर का। अब हमको समझना है यूनिट वेक्टर। दैट वेक्टर of which मैग्नीट्यूड इज 1। वैसा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। जैसे मान लिया जाए ए बी कोई वेक्टर है, अगर यह 1 यूनिट का है तो हम ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 यूनिट। ठीक है, अब हम इसका मैग्नीट्यूड को हम क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 यूनिट है। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 यूनिट।
वैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब देखिए ए बी वेक्टर को, अब यूनिट वेक्टर को लिखने का एक और तरीका है, इसको पढ़ते हैं ए बी कैप। ए बी इसको रीड करते हैं, रीड एज ए बी कैप, ए बी कैप। अब जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, तो हम इस वेक्टर को लिख सकते हैं ए कैप। क्या लिख सकते हैं, ए कैप। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो उसे क्या कहते हैं, द वेक्टर ऑफ विच मैग्नीट्यूड इज 1। अब यह वेक्टर देता क्या है, इट गिव्स, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यह क्या देता है, यह डायरेक्शन बताता है। यह क्या बताता है, यह डायरेक्शन को बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। चलिए आगे देखते हैं इसको, और इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे काफ़ी ज़्यादा। अब ए कैप देखिए, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है, इसका ए कैप अगर निकालना है यानी कि यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, हम क्या करेंगे, वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। यह क्या देता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को देता है। आगे इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर ए को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं वेक्टर, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ए कैप निकाल सकते हैं हम इसको ऐसे, और ये कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इस यूनिट वेक्टर के बारे में बात करेंगे आगे। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर को ए कैप से लिखा जाता है, या फिर आप लिख दीजिएगा ए का वेक्टर इक्वल टू 1 यूनिट। ये बात है, स्पेशली इसको ए कैप से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम एक और वेक्टर देखते हैं, लास्टली जीरो वेक्टर। अब जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, हुज मैग्नीट्यूड इज 0, इसको क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, क्या होगा, इट हैज, इसके कोई भी डायरेक्शन होते हैं, इसकी चर्चाएं क्रॉस प्रोडक्ट में होंगी। तो इसके क्या होते हैं, कोई भी डायरेक्शंस होते हैं, इट हैज आर्बिट्ररी डायरेक्शन। इसके कोई भी डायरेक्शन होते हैं। तो आपने टाइप्स ऑफ वेक्टर को देखा, आपने जो सारा क्लास में आज देखा, इससे आगे के क्लास में कल हम बात करेंगे वेक्टर्स का। वेक्टर में आगे और क्या क्या पढ़ने हैं, जो है उसके बारे में कल बात करेंगे आगे इससे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।